जब भी हम भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर्स के इतिहास में जाते हैं, एक नाम जिसके बिना भारतीय पेस ऑलराउंडर्स की गाथा शुरू करी ही नहीं जा सकती, वो है कपिल देव। क्योंकि जिस टाइम पे लोग इंडिया में ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय क्रिकेट में कोई ऐसा भी नाम आएगा जिसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों का खौफ सामने वाली टीम की आंखों में देखने को मिलेगा, तब कपिल देव का आके भारतीय क्रिकेट को इवॉल्व कर देना एक सपने जैसा ही था। बैटिंग में करीब 100 की स्ट्राइक रेट से रन मारना और एक ही बॉल में स्पीड और स्विंग दोनों का होना एक नए भारतीय क्रिकेट की स्थापना कर रहा था। और यह सफर काफी साल तक चला भी, लेकिन कपिल देव के जाने के बाद वापस से भारतीय क्रिकेट अपने ऐसे ही अगले पेस ऑलराउंडर की तलाश करता रहा, पर तलाश दूर दूर तक पूरी नहीं हुई। जो भी आता या तो वो पूरे तरीके से बैट्समैन बन के रह जाता या फिर बॉलर। जहां दूसरी टीमों में हर जनरेशन में ऐसे ऑलराउंडर्स की भीड़ देखने को मिलती रहती थी, तो वहीं भारत में ऐसे ऑलराउंडर्स का सूखा सा पड़ने लगा। 2006 और 7 के आसपास ऐसा दौर जरूर आया जब बॉलर इरफान पठान का ऑलराउंडर इरफान पठान में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, पर यह समय भी काफी देर तक नहीं चला। क्योंकि भले ही भारतीय टीम ने पठान को समय के साथ एक अच्छा खासा बैट्समैन जरूर बना दिया था, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय नेट्स पे बैटिंग पे इन्वेस्ट होने के कारण पठान की स्पीड और स्विंग दोनों कम होने लगी। जिस इरफान पठान के नाम उमरान मलिक से पहले भारतीय टीम में सबसे तेज गेंद 153.7 फेंकने का रिकॉर्ड था, वही पठान की स्पीड 127-128 पे आके सीमित हो गई। और यही कारण भी रहा कि पठान का ऑलराउंडर वाला दौर कुछ खासे टाइम तक नहीं चल सका। क्योंकि पठान की तो मेन स्ट्रेंथ ही उनकी बॉलिंग थी, और चाहे आप जितनी भी एडिशनल स्किल्स ऐड कर लो, अगर आपकी कोर स्किल ही खत्म हो जाए तो अक्सर लोगों से दामन छूट ही जाता है। पठान के जाने के बाद सालों तक भारतीय टीम में पेस ऑलराउंडर का सूखा जारी रहा। स्पिन ऑलराउंडर की तो झड़ी लगी रहती थी, लेकिन एज आई सेड पेस ऑलराउंडर के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। पर 2013 के आसपास एक लड़के के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि जिस पेस ऑलराउंडर की भारत को तलाश है, वो कमी मैं पूरी करूंगा। ये शब्द होते हैं युवा हार्दिक पांड्या के। उन्हें इसके लिए काफी ट्रोल किया जाता है कि आखिर कोई खुद के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन पांड्या का नेचर हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। अगर आप हार्दिक पांड्या के विकिपीडिया पेज पे भी जाएंगे तो आपको वहां हार्दिक पांड्या का एक स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि कई साल तक उन्हें नेशनल टीम से उनके गलत एटीट्यूड के कारण ड्रॉप करा जाता गया, क्योंकि वे बहुत ही एक्सप्रेसिव बंदे थे एंड उनके दिल में जो भी होता था बस वो बोल देते थे। लेकिन इस बार उनका स्टेटमेंट तब आया था जब उन्होंने 2013 में हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर उसे विजेता बना दिया था। और असल में उनकी परफॉर्मेंस भारतीय टीम के मैनेजमेंट के सामने तब आई जब जनवरी 2016 में विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही पांड्या ने 8 छक्के जड़ अपनी टीम को विजेता बना दिया था। और उसी सेम जनवरी में 22 साल की उम्र में पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना T20 डेब्यू कर लिया। अब सबको यही देखना था कि जो बंदे ने खुद के बारे में स्टेटमेंट दिया था, क्या सच में इसमें कोई ऐसी काबिलियत है भी या बस बंदा बातों का शेर है। लेकिन अपने डेब्यू मैच में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट चटका पांड्या ने पहले अपनी बॉलिंग का कमाल दिखाया, तो अगले मैच में तेज 14 बॉलों पे 27 रन जड़ अपनी बैटिंग की क्षमता भी बिखेरी। हर मैच के साथ पांड्या अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट प्रूफ करते जा रहे थे। पर 2016 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ एक रोमांचक मैच में पांड्या द्वारा फेंके गए लास्ट ओवर ने उन्हें रातों रात हीरो बना दिया। पूरे भारत को तसल्ली सी होने लगी कि शायद उन्होंने वो ऑलराउंडर पा लिया है जिसकी उन्हें तलाश थी। और यह सच भी था, क्योंकि पांड्या दोनों ही डिपार्टमेंट में भारत के लिए लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे थे। पर अक्सर एक चीज कही जाती है कि फेम पाने में और फेम संभालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वहीं पे पांड्या पहली बार फेल हुए जब करण जौहर के शो कॉफी विद करण पे वो कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए और उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट पास कर दिए जो देशवासियों को एक क्रिकेटर के मुंह से आते हुए बिल्कुल भी रास नहीं आए। चारों तरफ से पांड्या को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। पांड्या ने इसके लिए सोशल मीडिया पे माफी जरूर मांगी, पर हर घाव माफी से नहीं भरा जा सकता। जब एपिसोड लाइव हुआ तो बीसीसीआई ने पांड्या
पांड्या को उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही ऑनगोइंग सीरीज में विजय शंकर से रिप्लेस कर दिया और उसी महीने होने वाले न्यूजीलैंड टूर से भी उनका नाम हटा दिया गया। कई कंपनीज ने भी हार्दिक पांड्या के साथ चल रहे कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया था। यह एक बहुत ही बुरा दौर था जो धीरे धीरे पीछे छूट गया। हार्दिक पांड्या वापस आए, कुछ मैच खेले, उन्होंने अपनी इज्जत को वापस पटरी पे लाना शुरू ही करा था कि एशिया कप में पाकिस्तान के साथ चल रहे मैच में बॉल डालते वक्त एक बैक इंजरी ने उनकी इस ट्रेन को वापस पूरे तरीके से पटरी से उतार दिया था। उनकी इंजरी रिकवरी की वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ऐसा वक्त भी आया जब पांड्या चल तक नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कमबैक करा। पर इंजरी ने उनका साथ कभी छोड़ा ही नहीं। जो करियर वनडे टी20 से लेकर टेस्ट तक उन्हें नई ऊंचाइयों पे ले जा रहा था, वही करियर इंजरी के सामने घुटने सा टेकने लगा। पांड्या की बैटिंग में भले बहुत अंतर देखने को नहीं मिला, पर जिस पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की स्ट्रेंथ पे उन्होंने खुद को सबके सामने स्थापित करा था, वो पेस बॉलिंग फीकी पड़ने लगी। पांड्या ने पूरी आईपीएल बिना बॉलिंग के निकालनी शुरू कर दी। 2021 वर्ल्ड कप में भारत की हार का कारण भी पांड्या का जरूरत पड़ने पे बॉलिंग का ऑप्शन नहीं देना बताया गया। बाकी जैसा मैंने कहा कि वो अगर बॉलिंग डाल भी रहे थे, उस बॉल में ऐसा कुछ था ही नहीं जो बैट्समैन को विचलित कर सके, क्योंकि स्पीड स्विंग सब खत्म हो चुकी थी। जो पांड्या 140 पे बॉल फेंक रहे थे, वो 125-126 पे आ चुके थे। बैट्समैन बड़े आसानी से उन्हें शॉट्स मार रहे थे। बॉलिंग के साथ साथ 2021 में पांड्या की बैटिंग में भी डाउनफॉल आने लगा। आईपीएल से लेके इंडियन टीम तक पांड्या के खेलने का तरीका एकदम साधारण सा हो गया था और टेस्ट टीम से तो पांड्या का नाम गायब ही हो चुका था, क्योंकि इस फिटनेस के साथ टेस्ट फॉर्मेट जैसे लंबे फॉर्मेट को खेलना मुमकिन ही नहीं था। वर्ल्ड कप में रहे पांड्या के साधारण परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें इंडियन टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया और कहा गया कि जब तक वो अपनी फिटनेस की पीक पे नहीं होंगे, उनकी जगह टीम में बनना नामुमकिन है। उसके बाद पांड्या ने एनसीए से लेके अपने शहर की एकेडमी में प्रैक्टिस चालू कर दी। रनिंग से लेके बॉलिंग से लेके बैटिंग तक पे काम करना शुरू कर दिया। बॉलिंग की स्पीड और हिटिंग की काबिलियत को बढ़ाना शुरू कर दिया। आईपीएल से कुछ महीने पहले ही पांड्या ने स्टेटमेंट जारी किया कि वो प्रैक्टिस कर ही ये सोच के रहे हैं कि वो अब इंडियन टीम में आएंगे तो एज एन ऑलराउंडर रिटर्न करेंगे या तो नहीं करेंगे। उस समय हार्दिक पांड्या का फॉर्म क्या चल रहा था, आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम ने भी हार्दिक पांड्या को रिलीज कर दिया था। लेकिन आईपीएल 2022 से पहले खबर आई कि हार्दिक पांड्या इस आईपीएल में गुजरात टाइटंस की मेजबानी करेंगे। क्रिटिक्स ने बातें शुरू कर दी कि जो बंदा अपनी फिटनेस से उबरने में लगा है, जिस बंदे की पिछले एक साल से ना बैटिंग का ठिकाना है ना बॉलिंग का, उसे कप्तानी देना किसी मूर्खता से कम नहीं है। आईपीएल शुरू होती है तो सबको इंतजार रहता है कि आखिर पांड्या के बैटिंग और बॉलिंग का स्तर कैसा देखने को मिलेगा, लेकिन पांड्या का बैटिंग में ऊपर आके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला एटीट्यूड हर क्रिकेट फैन के दिल को छू लेता है। तो वहीं जो लोग उनकी बॉलिंग के इंतजार में थे, शुरुआती मैचेस से ही पावर प्ले में आके 137, 138 और कभी-कभी 140 की भी ऊपर स्पीड से ओवर डालना सबको यही तसल्ली दे रहा होता है कि फाइनली उनका हार्दिक पांड्या लौट आया है। हां, बीच-बीच में उनकी इंजरी जरूर उभर के आती रही, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पूरी कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर करते हुए देखना ही तो सबकी तमन्ना थी। मजा तो तब आया जब आईपीएल फाइनल में पहले 4 ओवर में मात्र 17 रन देके उन्होंने संजू सैमसन, बटलर और शिमरॉन हेटमायर के विकेट चटकाए, तो वही बैटिंग में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से कप्तानी पारी खेल अपनी टीम को पहली ही बार में आईपीएल का चैंपियन बना दिया। इस शानदार परफॉर्मेंस का इनाम ही था जो पांड्या को आईपीएल के जस्ट बाद होने वाली साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम में शामिल कर लिया गया और सबको अब यही उम्मीद है कि इंडिया के लिए भी उन्हें वो विंटेज हार्दिक पांड्या देखने को मिलेंगे जिस हार्दिक पांड्या के रिटर्न की आस पूरा भारत लगाए बैठा था। आपको क्या लगता है कि क्या हार्दिक पांड्या इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको पांड्या की ये कमबैक स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को प्लीज, जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक लाइक जरूर दे। और अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आप लोगों का अगर मूवीज में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमारे नए चैनल रिव्यूज विद जोशी को एक बार जरूर चेकआउट करें, जहां हम एकदम अलग तरीके से आपके सामने मूवीज वर्ल्ड के रिव्यूज और
स्टोरीज को लाएंगे। तो एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से वो चैनल चेकआउट करें और पसंद आए तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। बाकी टॉप लेवल का कंटेंट देने की जिम्मेदारी और गारंटी मेरी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं। वहां पे एक्सक्लूसिव क्रिकेट का कंटेंट आता है, उसके लिए आप उस पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए